रितिका को उसके घर छोड़कर आदित्य घर पहुंचकर जैसे ही गाड़ी पार करके घर के अंदर जाता है, अनु उसके पैरों में लटक जाती है और कहती है, पापा क्यों इतना लेट क्यों है? पता है मुझे, आपकी बहुत याद आ रही थी। आदित्य अनु को गोद में उठाते हुए कहता है, सॉरी प्रिंसेस, पर काम बहुत ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया। पर चलो, आज पापा आपको सुलाएंगे। और वो उसे लेकर रूम में चला जाता है और अपनी गोद में उसे सुलाने लगता है। कुछ देर बाद जब अनु सो जाती है तो वो उसके माथे पर किस करके उठ जाता है और अपने कपड़े चेंज करके आता है। वो बालकनी में जाकर बैठ जाता है। आज उसे सारे दिन में जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगता है। वो कहता है, मेरी केयरलेसनेस की वजह से आज रितिका जी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं मिस्टर खन्ना को क्या जवाब देता? फिर वो कहता है, वो ठीक तो होंगी ना? एक काम करता हूँ, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। वो अपना फ़ोन निकाल कर जैसे ही कॉल करने वाला होता है, पर अचानक से ही वो रुक जाता है और कहता है, नहीं, इतनी रात को किसी को कॉल करना सही नहीं है। एक काम करता हूँ, कल उन्हें कॉल कर लूँगा। आज आदित्य को एहसास नहीं हुआ था कि वो इतने वक्त बाद किसी की इतनी शिद्दत से परवाह कर रहा था, वरना शायद ही उसे अपने परिवार और अनु के अलावा किसी की चिंता हुई थी। हर रात वो इसी तरह बालकनी में आकर विभा को याद करता था, पर आज उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था कि आज पहली बार उसने विभा की जगह रितिका को याद किया था। उसकी वही बालकनी में बैठे बैठे आंख लग जाती है। वही रितिका की भी रात को करीबन 1 बजे आंख खुलती है। उसकी नज़र अपनी साइड में बैठी निशिका पर जाती है, जो बैठे बैठे ही सो गई थी। वो धीरे से उठती है और निशिका को अच्छे से सुलाने की कोशिश करती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो कहती है, तू ठीक है ना रितिका? हाँ ठीक हूँ, पर तू ऐसे क्यों सो रही है? निशिका, सॉरी, वो बैठे बैठे आंख लग गई। वैसे तू बता, तुझे पैरों में दर्द तो नहीं है ना? यह सुनकर रितिका की नज़र अपने पैरों पर जाती है, जिस पर अच्छे से पट्टी बंधी हुई थी। वो कहती है, अब तूने इतना अच्छा मेडिकेशन दिया है तो मुझे दर्द कैसे होगा? निशिका, ये मैंने नहीं, आदित्य जी ने किया है। रितिका असमंजस में कहती है, मैं समझी नहीं, मतलब? निशिका कहती है, वो तुझे छोड़ने आए थे और फिर तेरे पैरों की चोट को भी साफ करके उस पर भी दवाई उन्होंने ही लगाई। जाते जाते कहकर गए कि तेरा ध्यान रखें, और यहाँ तक कि अपना नंबर भी देकर गए, यह कहकर कि कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर लें। वैसे उस दिन और आज के दिन वाले आदित्य जी में बहुत फर्क लगा मुझे। सच में बड़ा ही जेंटलमैन है। रितिका यह सुनकर सोचती है, क्या है, ये कभी इतना लड़ते हैं कि मन करता है कि इनकी शक्ल भी ना देखूं, और कभी इतना ध्यान रख लेते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इनके जैसा कोई हो ही ना। जंगल में भी जिस तरह से मुझे बचाया, मेरा ध्यान रखा, कोई कह ही नहीं सकता कि वही घमंडी आदमी है जिससे मुझे पहली मुलाकात से नफरत हो गई थी। निशिका उसे हिलाते हुए कहती है, ओए, कहाँ खो गई तू? चल, अब उठी गई है तो जा फ्रेश हो जा, और ध्यान रखना चोट पर पानी ना पड़े। मैं जब तक तेरे लिए दूध और कुछ खाने का लेकर आती हूँ। रितिका, ओके मेरी दादी अम्मा। और वो धीरे धीरे उठती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है। वो मिरर में देखती है तो उसकी नज़र खुद को पहने जैकेट पर जाती है। उसे याद आता है कि किस तरह से आदित्य ने उसे जैकेट पहनाया था। वो जैकेट निकाल कर साइड रख देती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। फिर दूध पीकर वो सो जाती है। अगली सुबह रितिका की नींद फ़ोन की घंटी से खुलती है। वो देखती है तो एक अननोन नंबर शो हो रहा था। वो कहती है, ये कौन है? फिर वो फ़ोन जैसे ही उठाती है, उसे एक प्यारी सी आवाज़ आती है, हेलो मम्मा। यह सुनते ही रितिका कहती है, हाय क्यूटी, कैसी हो आप? तो अनु, जिसने रितिका को सुबह सुबह कॉल किया था, वो कहती है, मैं ठीक हूँ मम्मा, पर आपसे गुस्सा भी हूँ। रितिका, हमारी गुड़िया हमसे नाराज है? पर क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अनु, यस मम्मा, आपने कल एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। रितिका कहती है, सॉरी बेटा, कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, पर इसकी जो भी पनिशमेंट है मैं पूरी करने को तैयार हूँ। पर प्लीज़ आप नाराज़ मत हो। अनु, ओके, तो आपकी पनिशमेंट है कि आप मेरे बर्थडे पर मेरे घर आओगी और पापा से भी मिलोगी। यह सुनकर रितिका कहती है, ओके, मैं अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करती हूँ। वैसे कब है आपका बर्थडे? अनु, नेक्स्ट संडे को है और आपको आना है। रितिका, अच्छा, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? अनु, कुछ नहीं, बस आप घर आ जाओ, यही मेरा गिफ्ट है।
तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो कहती है, मम्मा मैं अभी रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी, बाय, आई लव यू। रितिका, आई लव यू टू बेबी। और वो फ़ोन रख कर कहती है, बहुत प्यारी है ये बच्ची। फिर वो उठकर फ्रेश होने चली जाती है। वहीं आदित्य, जो जिम से वापस आया था, वो अपने रूम में जाकर कहता है, मिस खन्ना उठ गई होंगी, क्या एक बार पूछ लेता हूँ कि वो ठीक हैं कि नहीं। और वो उसे फ़ोन लगाता है, पर उस वक्त रितिका बाथरूम में थी, तो वो फ़ोन नहीं उठा पाती। आदित्य, लगता है शायद अभी तक सो रही है, और वो भी अपने कैजुअल कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है, क्योंकि आज उसे ऑफिस नहीं जाना था। रितिका जब बाथरूम से बाहर आती है, तो उसे फ़ोन ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। वो देखती है तो उस पर मिस्टर आदित्य सो हो रहा था। वो उसे कॉल लगाती है। आदित्य, जो बाथरूम से आया था, वो फ़ोन की रिंग सुनकर फ़ोन उठाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मिस खन्ना। रितिका, गुड मॉर्निंग मिस्टर आदित्य, आप रात को ठीक से पहुंच गए थे ना। आदित्य, जी मैं पहुंच गया था। आप ठीक हैं? और आपकी पैर की चोट ठीक है? रितिका, जी ठीक है। वैसे मैं कह रही थी, अगर हमारे लैंड और साइड का सब फाइनल है, तो क्यों ना हम चेयरमैन सर को बुला लें बाकी की परमिशन के लिए। आदित्य, जी आप ठीक कह रही हैं। मैं अपने असिस्टेंट से कहकर कल की मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। रितिका, ओके, आप मुझे टाइम मैसेज कर दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगी। आदित्य जी, फिर वो फ़ोन कट कर देता है। अगले दिन सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। वहां पर आदित्य और रितिका के अलावा बहुत सारे लोग थे, और साथ में चेयरमैन सर भी थे, जो कि उस प्रोजेक्ट की परमिशन देने वाले थे। आदित्य और रितिका काफ़ी ग्रेसफुली अपने आइडियाज़ बता रहे थे। कुछ देर बाद चेयरमैन सर कहते हैं, आप दोनों के आइडियाज़ बहुत ब्रिलियंट हैं, एंड मिस रितिका, इतनी यंग एज में जो आपका सोचने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है। आप आज की यंग जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है। रितिका कहती है, थैंक यू सो मच सर। चेयरमैन सर, हमने सोचा है हम आपको परमिशन ग्रांट करेंगे। मैं बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवाकर पेपर्स भिजवा दूंगा। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और वो बाहर चले जाते हैं। साथ ही बाकी लोग भी आदित्य और रितिका से मिलकर बाहर आ जाते हैं। उनके जाते ही रितिका खुशी से उछलते हुए कहती है, यस परमिशन मिल गई। और वो एक्साइटमेंट में आदित्य के गले लग जाती है और कहती है, यस फाइनली वी गॉट द परमिशन। आदित्य हैरानी से उसे देख रहा था। वो कहता है, मिस रितिका, ये आप क्या कर रही हैं। यह सुनते ही रितिका को एहसास होता है कि वो आदित्य के गले लगी हुई है। वो जल्दी से उससे अलग होकर कहती है, सॉरी, मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, डोंट माइंड। आदित्य, इट्स ओके। वैसे आप ठीक हैं अब? और आपके पैर की चोट ठीक है अब? रितिका उसकी तरफ देखकर कहती है, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य कहता है, आई एम सॉरी। यह सुनकर रितिका उसकी तरफ देखती है और कहती है, सॉरी किस लिए। तो वो कहता है, मैं आपको अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गया था, और आपके साथ वो सब हुआ। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है। रितिका कहती है, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। अगर आप उस दिन सही टाइम पर नहीं आते, तो शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। आपने मुझे सही सलामत मेरे घर पहुंचाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आदित्य कहता है, इट्स ओके। रितिका कहती है, आई थिंक हमारी मीटिंग गलत तरीके से हुई थी, तो क्यों ना पिछला सब भूलकर एक फ्रेश स्टार्ट करें। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर आदित्य, आई एम रितिका खन्ना फ्रॉम लंदन। आदित्य उसके हाथ को कुछ सेकंड देखता है, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, आई एम आदित्य शेरगिल फ्रॉम अमृतसर। नाइस टू मीट यू मिस खन्ना। रितिका मुंह बनाते हुए कहती है, आप प्लीज़ मुझे रितिका ही कहिए, या अगर चाहें तो रिट्स, पर डोंट कॉल मी मिस खन्ना एंड ऑल। ऐसा लगता है कि ना जाने मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। आदित्य को थोड़ी हंसी सी आ जाती है, क्योंकि रितिका बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बना रही थी। फिर वो कहता है, ओके अब चलें, हमें बाकी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। रितिका, हाँ श्योर। फिर वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले जाते हैं। रात को जब आदित्य अन्नू को सुलाकर लेटा हुआ था, तो अचानक से उसे रितिका का चेहरा याद आ गया। जिस तरह से वो बच्चों की तरह मुंह बना रही थी, वो हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, पागल है लड़की बिल्कुल, पर बहुत समझदार भी है। वहीं रितिका भी अपने घर पर रात को बालकनी की तरफ बैठी थी। वो आदित्य के बारे में सोचते हुए कहती है, कुछ भी कहो, बंदा है तो अलग, दिखने में भी हीरो जैसा ही है, पर आंखों में एक अलग ही एहसास है, जैसे कोई दर्द सा छिपा हो।
इतने वक्त में तो हर कोई लड़का मुझे डेट के लिए पूछ ही लेता है, पर ये इनकी आंखों में मेरे लिए और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट है। फिर वो टाइम देखती है तो रात के 12 बज गए थे। वो कहती है चल लेट सो जा, और वो बेड पर आकर लेट जाती है और कुछ देर बाद सो जाती है। इसी तरह थोड़े दिन हो जाते हैं। अब रितिका और आदित्य बिल्कुल भी नहीं लड़ते थे, उल्टा एक दूसरे के सामने दोनों अपनी अपनी बात खुलकर रखते थे। इन दिनों रितिका और अन्नू का बॉन्ड भी अच्छा हो गया था। आज अन्नू का बर्थडे था। रितिका गिफ्ट शॉप पर अन्नू के लिए गिफ्ट्स खरीद रही थी। उसे देखकर निशिका कहती है और कितने गिफ्ट्स लोगी, लिस्ट बस भी करो। रितिका अब क्या करूं, मुझे सब पसंद आ रहा है, वो भी तो इतनी क्यूट है। फिर वो दुकानदार से कहती है एक्सक्यूज मी, आप ये सब पैक कर दीजिए जो जो भी मैंने अलग किया है। दुकानदार जी मैडम। रितिका और निशिका दोनों शॉपिंग करके घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं आज आदित्य अपने घर वालों के साथ मंदिर में हवन करवा रहा था, क्योंकि आज अन्नू का बर्थडे के साथ विवाह की पुण्य तिथि भी थी। आज का दिन आदित्य के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई था। उसने एक खुशी तो पाई, पर साथ ही उस खुशी की वजह को खो दिया था। थोड़ी देर बाद पंडित जी कहते हैं विधि संपन्न हुई, अब आप जो भी दान पुण्य करना चाहें कर सकते हैं। आदित्य हाथ जोड़कर बोला जी पंडित जी। फिर वो गरीबों में दान पुण्य करके घर आ जाता है। वो किसी से बात ना करके सीधा अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। वो दीवार पर लगी विवाह की तस्वीर को देख रहा था, तभी कोई उसके सर पर हाथ रखता है। वो देखता है कि हरमन जी थे। वो कहते हैं जानता हूँ बेटा, क्यों का दिन तेरे लिए बहुत भारी है, और सिर्फ तेरे लिए ही नहीं, हम सबके लिए भी बहुत दुख भरा है। पर बेटा खुद को संभाल, तेरे ऊपर अपने साथ अनु की भी जिम्मेदारी है। और यह भी सोच कि आज हमारी अनु का जन्मदिन भी तो है। बेटा तू खुद सोच, क्या विवाह तुझे इस तरह देखकर खुश होगी? उसकी आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। आदित्य सरमन जी के गले लग जाता है और नम आंखों से कहता है पापा मैं क्या करूं, बहुत कोशिश करता हूं पर नहीं संभाला जाता खुद को। आज भी इस बात का दुख है कि मेरी वजह से विवाह हमारे साथ नहीं है। मेरी वजह से आज अन्नू के सर पर माँ की छाया नहीं है। ये गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर हर रोज मार रहा है। सरमन जी उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। वो कहते हैं बेटा हमने तुझे पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। वो सब एक अकस्मात घटना थी। फिर वो आदित्य को कहते हैं अब तो उठ और अन्नू के पास जा, शाम की तैयारी भी करनी है, आज उसका भी तो स्पेशल दिन है ना। आदित्य कहता है जी पापा, और वो उठकर अन्नू के रूम की तरफ बढ़ जाता है। शाम के वक्त आदित्य अन्नू को रेडी कर रहा था। आज अन्नू ने पर्पल कलर की फेरी ड्रेस पहनी थी, साथ में उसने टियारा भी पहना हुआ था। अन्नू कहती है पापा मैं कैसी लग रही हूँ? आदित्य मुस्कुराकर कहता है बहुत खूबसूरत, एकदम परी जैसी। अन्नू उसके गले लगकर कहती है पापा आज आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। यह सुनकर आदित्य हंसते हुए कहता है हैंडसम बेटा, हैंडसम नहीं। अन्नू हाँ पापा, आप समझ गए ना। पता है आज मम्मा भी आ रही हैं, देखना फिर हम एक हैप्पी फैमिली लगेंगे। आदित्य सोचता है कि अन्नू यूं ही ये सब बोल रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से अन्नू ये सब भूल गई थी। वो उसका ध्यान हटाते हुए कहता है चले प्रिंसेस, सब वेट कर रहे होंगे। अन्नू यस पापा। आदित्य उसे गोद में उठाकर नीचे की ओर बढ़ जाता है। वहीं रितिका और निशिका भी अन्नू के बर्थडे के लिए उसके घर की ओर निकल गए थे। आदित्य अन्नू को लेकर नीचे आता है। दोनों को साथ देकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आदित्य अन्नू को नीचे उतार कर बोलता है बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, मैं जब तक बाकी सब चेक करके आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम केक कट करते हैं। अनु ओके पापा। फिर वो बच्चों के साथ खेलने में बिजी हो जाती है। अनु सबको बता रही थी। वो कह रही थी तुम सब लोग बोलते हो ना कि मेरी मम्मा नहीं है, पर देखना आज मेरी मम्मा यहाँ आएंगी और सबसे मिलेंगी भी। एक बच्चा बोलता है सच में तेरी मम्मा आएंगी? मेरी मम्मी कहती हैं कि तेरी मम्मा बाबा जी के पास हैं। अनु उसे घूरते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है ओए, मेरी मम्मा ना बाबा जी के पास नहीं है, अब वो मेरे साथ ही हैं। देखना अभी आ जाएंगी वो। और वो वहां से लैंडलाइन की ओर जाकर एक नंबर जो उसके फोन डायरी में लिखा था वो उसे डायल करके फोन लगाने लगती है। रितिका जो अपनी कार में निशिका के साथ थी, तभी उसका फोन बजता है। वो देखती है तो उस पर अनु फ्लैश हो रहा था। वो उठाते हुए कहती है यस क्यूटी। अनु कहती है आप कहाँ हो मम्मा, मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। रितिका
बस बेटा थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। अनु, मम्मा आई मिस यू, आप जल्दी आओ वरना मैं केक कट नहीं करूंगी। वो कह ही रही थी कि तभी आदित्य उसके पास आकर कहता है, अनु आप किससे बात कर रही हो बेटा? यह सुनते ही अनु ने फोन नीचे रख दिया, जिससे फोन डिस्कनेक्ट हो गया। वहीं रितिका मन में कहती है, ये आवाज सुनी हुई सी लगी। तभी निशिका कहती है, वैसे कुछ भी कह, वो बच्ची है तो बड़ी क्यूट, पर तुझे नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही तुझसे अटैच हो गई है? और उसके घर वाले क्या पता उन्हें ये सब पसंद आए ना आए। रितिका कहती है, रिलैक्स निशु, वो बच्ची है और उसकी मदर भी इस दुनिया में नहीं है। और रही अटैचमेंट की बात, तो सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे भी उससे अच्छा खासा अटैचमेंट हो गया है। उसे देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। मम्मा भी तो मुझे छोड़कर, और वो चुप हो जाती है। निशिका भी उसे इस तरह देखकर आगे कुछ नहीं बोलती। वहीं आदित्य अनु से कहता है, चले बेटा, केक कट करने का टाइम हो गया है। और वो उसे टेबल की ओर ले जाता है। आदित्य कैंडल जलाकर कहता है, बेटा विश मांगो जैसे मैंने सिखाया है, और फिर केक कट करो। यह सुनकर अनु कहती है, पापा हम प्लीज थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, मम्मा भी आने वाली हैं, मैं उनके साथ ही केक कट करूंगी। यह सुनकर आदित्य कहता है, बेटा अब कोई नहीं आएगा, आप केक कट करो, सब वेट कर रहे हैं। अनु जीत करते हुए कहती है, नहीं पापा, जब तक मम्मा नहीं आएंगी मैं केक कट नहीं करूंगी। आदित्य कहता है, अनु बेटा, वो आगे कुछ कहता, तभी अनु सामने की ओर देखते हुए चिल्लाती है, मम्मा, और वो सब छोड़कर सामने गेट की तरफ चली जाती है। आदित्य भी जब मुड़कर देखता है तो वो हैरानी से कहता है, रितिका जी। भाई सब लोग हैरान और परेशान से दरवाजे पर खड़ी अनु को देख रहे थे, जो एक लड़की के गले लगी हुई थी। अनु जो रितिका के गले लगी हुई थी, वो कहती है, आप लेट हो मम्मा, देखिए मैंने अभी तक केक भी कट नहीं किया है। यह सुनकर रितिका उसे खुद से अलग करके अपने कान पकड़कर कहती है, सॉरी बेटा, ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। पर सी, मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, पर उससे पहले चलो हम केक कट करें। सब वेट कर रहे होंगे ना? निशिका भी अन्नू को हक करके कहती है, हैप्पी बर्थडे बेटा। अन्नू कहती है, थैंक यू निस आंटी। फिर अन्नू रितिका को कहती है, यस मम्मा आओ, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लाती है। रितिका जैसे ही सामने देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से निकलता है, आदित्य जी। वहीं अन्नू उसका हाथ पकड़कर आदित्य के सामने लेकर आती है और कहती है, पापा देखो मैंने कहा था ना, मम्मा जरूर आएंगी। देखिए मम्मा आ गई। भाई रितिका की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अन्नू के मुंह से आदित्य के लिए पापा सुनकर शौक थी। हनुमान जी मन में कहते हैं, कौन है ये कुड़ी, और अन्नू इसको अपनी माँ मानने लगी है, क्या हो रहा है ये? अन्नू कहती है, चलो पापा, चलो मम्मा, अब हम केक कट करते हैं। और वो एक हाथ से आदित्य और दूसरे में रितिका का हाथ पकड़े सेंटर टेबल की ओर बढ़ने लगती है। आदित्य रितिका की तरफ देखता है, फिर वो अन्नू की तरफ देखता है और मन में कहता है, ओ गॉड, मैं इतने दिन से ये सोच रहा था कि अन्नू ये मम्मा मम्मा यूं ही कह रही है, पर ये तो सच में। और ये रितिका जी, अन्नू बच्ची है पर ये तो बड़ी है, इन्होंने ये सब क्यों किया? क्यों मेरी बेटी की फीलिंग्स के साथ खेल रही है? वही रितिका मन में कहती है, अन्नू आदित्य जी की बेटी है, इसका मतलब आदित्य जी शादीशुदा है, पर इनकी वाइफ यानी अन्नू की माँ इस दुनिया में नहीं है। ओ नो, मैंने ये सब कैसे और क्या कर दिया? अन्नू अपनी आंखें बंद करके कहती है, थैंक यू बाबा जी, आपने मुझे मम्मा दे दी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो कहती है, पापा हाथ दो ना अपना। आदित्य मुस्कुराकर उसे हाथ देता है, तो अन्नू फिर रितिका से कहती है, मम्मा आप भी दीजिए ना। रितिका उसे अपना हाथ देती है, अन्नू दोनों के साथ अपना केक कट करती है। फिर वो एक हाथ से आदित्य को और दूसरे से रितिका को केक खिलाती है और कहती है, ये मेरा बेस्ट बर्थडे है। फिर वो बाकी सबको भी केक खिलाने में बिजी हो जाती है। वहीं सारे मेहमान भी डिनर के लिए बिजी हो गए थे। आदित्य मौका देखकर रितिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यह देखकर रितिका कहती है, आदित्य जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। पर आदित्य उसे सीधा छत पर ले आता है और उसका हाथ छोड़ते हुए गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू रितिका, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? आप जानती हैं आपने क्या किया है मेरी बेटी को माँ की उम्मीद दिखाकर? जन्म से उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा है उसने। मेरी वाइफ जन्म देते ही मुझे और अनु को छोड़कर चली गई थी। अनु तो बची है, उससे कहूँ तो क्या,
कोई भी उसे प्यार और ममता से बात करेगा तो वो उसे अपना ही समझ लेगी। पर आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं, सब जानते हुए भी मेरी बेटी की फीलिंग्स के साथ इतने वक्त से खेल रही हैं। रितिका कहती है, आदित्य जी मेरी बात तो सुनिए, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। वो आगे कहती, उससे पहले ही आदित्य उसकी बात काट कर कहता है, आपको जो भी इंटेंशन हो, पर आपने मेरी बेटी को एक माँ की उम्मीद दे दी है। वो सोचती है कि भगवान ने उसे माँ दे दी जो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब क्या समझाऊं उसे और कैसे कि जिसे वो अपनी माँ समझ रही है वो कुछ वक्त के बाद अपने देश वापस चली जाएगी। समझती हैं आप कुछ? ओ हाँ, आप कैसे समझेंगी? एक माँ का दर्द समझने के लिए माँ का दूर होना जरूरी है, और आपने तो कभी उस दर्द को महसूस ही नहीं किया होगा। बल्कि आप, वो आगे कुछ कहता, तभी रितिका कहती है, इनफ मिस्टर आदित्य, इनफ। मैं चुप हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत हूँ या आपकी बात का जवाब नहीं दे सकती हूँ। क्या कहा आपने? मैं नहीं समझूंगी कि माँ के दूर होने का दर्द क्या होता है। 4 साल की थी मैं तब से माँ के बिना रह रही हूँ। अपनी माँ के बिना कैसी जिंदगी होती है बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। समझे आप? अपनी माँ के फोटो की सतह से बात करती हूँ, उनकी फोटो के साथ सोती हूँ। इस दर्द को मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। और रही बात अन्नू की, तो मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बेटी है। उसने बताया था कि उसकी माँ नहीं है, इसलिए मुझे उससे अटैचमेंट हो गया था, और अभी भी है। उसे देखती हूँ तो उसकी मासूमियत को देखती हूँ और मुझे खुद के बचपन की याद आती है। मैंने उसकी फीलिंग्स के साथ कभी नहीं खेला। वो जब भी मुझे मम्मा बोलती है, मुझे एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा एहसास महसूस होता है जो मुझे कभी नहीं हुआ। उसके लिए मेरे मन में प्यार जेन्युइन है। समझे आप? इसलिए आगे से अपने शब्द के साथ केयरफुल रहिएगा। और वो इतना कहकर वहां से चली जाती है। और वो जैसे ही नीचे आती है, निशिका उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्योंकि उसने रितिका की आंखों में नमी देख ली थी। रितिका, सब ठीक है। मैं कह रही थी चल अब यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी मेरी वजह से बहुत इशू हो गया है। निशिका, हाँ सही कह रही है तू, चल निकलते हैं। वो दोनों जा ही रही होती हैं कि कोई रितिका का हाथ पकड़ लेता है। वो मुड़कर देखती है तो अनु मासूमियत से उसे देख रही थी। वो कहती है, आप क्यों जा रही हो मम्मा? अगर आप जाओगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। रितिका का मन उसकी बात सुनकर पिघल जाता है। वो कहती है, बेटा मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपके बर्थडे पर आऊंगी। देखो मैं आ गई, पर अब मुझे जाना होगा। पर मैं आपसे मिलती रहूंगी। अन्नू कहती है, मम्मा आप यहीं क्यों नहीं रहती मेरे साथ? सबकी मम्मा उनके साथ ही रहती हैं। मुझे भी आप चाहिए, वो भी मेरे साथ यहीं। आप प्लीज आज यहीं रुक जाइए मेरे साथ। यह सुनकर रितिका कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि उसके पास अन्नू की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी हरमन जी आते हैं और कहते हैं, अन्नू पुत्र, तेरे दोस्त तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू उनके साथ खेल, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अन्नू कहती है, बड़े दादू आप मम्मा को बोलिए ना कि वो आज यहीं रुक जाएं, प्लीज। हरमन जी उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, तू जा बेटा, मैं बात करता हूँ इनसे। अन्नू कहती है, ओके बड़े दादू, और वो ये सुनकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। हरमन जी रितिका की तरफ मुड़कर कहते हैं, आप कौन है बेटा? क्योंकि यहाँ की तो आप नहीं लग रही हैं, और अन्नू आपको कैसे जानती है? रितिका उनके पैर छूकर कहती है, दार जी मैं रितिका खन्ना हूँ, अभिनव खन्ना जी की बेटी, जो कंस्ट्रक्शन साइट का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को मैं ही लीड कर रही हूँ। और अनु से मैं गुरुद्वारे में मिली थी, और वो उन्हें सारी बात बता देती है। फिर वो कहती है, मैं सच कह रही हूँ दार जी, मैंने अन्नू की भावनाओं के साथ नहीं खेला। और वो नजरें नीचे कर लेती है। हरमन जी मन में कहते हैं, बहुत सी कुड़ियाँ देखी हैं आज के वक्त में, पर यह कुड़ी आंखों में सच्चाई और हर बात में संस्कार झलकते हैं इसके। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो, पर वो अपनी सोच को वहीं रोक कर कहते हैं, पुत्र हम तुम्हारी आंखों में सच्चाई पढ़ सकते हैं। यह सुनकर रितिका आंखें ऊपर करके हरमन जी को देखती है। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा हमारी एक रिक्वेस्ट है, आज तुम और तुम्हारी दोस्त यहीं रुक जाओ। अन्नू थोड़ी जिद्दी है, अगर तुम नहीं रुकोगी तो वो रो रो कर बुरा हाल कर लेगी। वैसे भी समय बहुत ज्यादा हो गया है। रितिका, पर आदित्य जी वो तो बहुत गुस्से में है। हरमन जी, मैं देख लूंगा उसे, तुम यहीं रुक जाओ आज। रितिका उनकी बात को मना नहीं कर पाती है और कहती है, जी ठीक है। हरमन जी कहते हैं, बेटा तुम लोग डिनर करो, मैं भी मेहमानों से मिल लेता हूँ।
और वो चले जाते हैं। कुछ देर बाद सब हॉल में थे। हरमन जी रोमा को कहते हैं, रोमा तू रितिका की दोस्त को अपना कमरा दिखा दे। ये दोनों आज यहीं रहेंगी और रितिका अन्नू के रूम में सोएगी। अनिका जी कहती हैं, ये क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? हम कितना जानते हैं इन दोनों को, और आप ऐसे ही किसी भी अजनबी को घर में रुका रहे हैं। हरमन जी अनिका जी की तरफ देखकर कहते हैं, वैसे तो मुझे तुम्हारी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी सबके मन की दुविधा दूर करने के लिए मैं बता दूं कि और कोई नहीं, रितिका खन्ना है, अभिनव खन्ना जी की बेटी है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कुलदीप जी कहते हैं, ये तो वो ही है ना बाबू जी, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अमृतसर में लॉन्च कर रहे हैं। हरमन जी हाँ, और अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर वो अन्नू को कहते हैं, जो हॉल में टेडी बियर के साथ खेल रही थी, अन्नू बेटा इन्हें अपने साथ अपने रूम में ले जाओ। अन्नू भागते हुए आती है कि तभी उसका पैर अटक जाता है। वो गिरती उससे पहले ही दो हाथ उसे पकड़ लेते हैं। वो देखती है कि एक हाथ आदित्य का था और दूसरा रितिका का। रितिका आप बेटा ठीक हो ना? अन्नू यस मम्मा। फिर वो आदित्य को कहती है, थैंक यू पापा। आदित्य उसके माथे पर किस करके कहता है, ध्यान से प्रिंसेस। अनु रितिका का हाथ पकड़कर कहती है, चलो मम्मा, और वो उसे अपने रूम की तरफ ले जाती है। आदित्य हरमन जी के पास आकर कहता है, क्यों दादू, आपने ऐसा क्यों किया? उन्हें क्यों रुकने को कहा? आज तो वो यहाँ अन्नू के साथ रुक जाएंगी, पर कल? कल क्या होगा? हम उन्हें हमेशा तो यहाँ रुकने को नहीं कह सकते ना। हरमन जी आदित्य हम जानते हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। अन्नू को देखा ना तुमने, वो किस तरह जिद कर रही थी, और हम सब जानते हैं कि जिद के मामले में वो तुम पर गई है, और धीरे धीरे अन्नू रितिका को भूल जाएगी। पर अभी एकदम से उसे अन्नू से अलग करना सही नहीं होगा, इसलिए अब सब जाकर सो जाइए। फिर वो निशिका की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा आप रोमा के साथ उसके कमरे में जाइए। निशिका कहती है, जी अंकल। रोमा उसे अपने कमरे में ले जाती है। आदित्य भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अनिका जी हॉल में खड़ी कहती हैं, यह लड़की कुछ और ही है। मुझे कुछ भी करके अनु से और इस परिवार से इसे दूर करना होगा। मैं फिर से आदित्य की जिंदगी में एक और विवाह या कोई उसके जैसी नहीं चाहती, वरना ना जाने इस बार मैं कुछ करना बैठूं जैसे पिछली बार किया था। और फिर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अन्नू के रूम में अन्नू रितिका को छोड़ ही नहीं रही थी। वो उसकी गोद में बैठी उसे ना जाने कौन कौन सी कहानियां सुना रही थी। कुछ देर बाद रितिका कहती है, बेबी टाइम बहुत हो गया है, अब आप सो जाओ, कल आपको स्कूल भी जाना है ना? अन्नू हाँ मम्मा, पर प्रॉमिस करो कि आप मुझे सुलाने के बाद नहीं जाओगी? रितिका मुस्कुराकर, नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस, अब आप सो जाओ। और वो उसके सर पर हाथ फेरकर उसे सुलाने लगती है। उसे सुलाते सुलाते रितिका को भी नींद आ जाती है। आदित्य जब चेंज करके अन्नू को देखने रूम में आता है तो देखता है कि अन्नू रितिका को हक किए सो रही थी। वो कहता है, अन्नू भी कम नहीं है, वैसे मेरे बिना नींद नहीं आती है, और आज फट से पार्टी बदल ली। वो अच्छे से उसे सुलाकर ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसके माथे पर किस कर देता है। उसकी नजर रितिका पर जाती है, जो खुद भी अधलेटी होकर सो रही थी। वो कहता है, क्या चाहता हूँ और क्या हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके उसे सही से लिटा देता है। इस बीच रितिका के खुले कंधे पर उसके हाथ बार बार टच हो रहे थे, क्योंकि उसने हाफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। वो उसे ब्लैंकेट से कवर करके रूम से बाहर आता है और कहता है, इतना अजीब क्यों लग रहा है, और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। भाई रोमा के रूम में रोमा की हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि निशिका उसके कपड़े, जो कि उसे थोड़े से ओवर साइज थे, और वो एक सूट था। निशिका चलते चलते बार बार गिर रही थी। रोमा आपने कभी सूट नहीं पहना क्या? निशिका नहीं दी, पहना तो है, पर इस तरीका का नहीं, ये मेरे साइज से बड़ा भी है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। रोमा चलो सो जाओ, अब बहुत लेट हो गया है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रितिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अन्नू उसको पकड़कर सो रही थी। वो धीरे धीरे उसे खुद से अलग करके उसके माथे पर हाथ फेर कर उठती है, और फिर वो बाथरूम में चली जाती है। तब तक रोमा रूम में आ गई थी। रितिका बाथरूम से बाहर निकल कर आती है तो उसकी नज़र रोमा पर पड़ती है। वो कहती है, दी आप कुछ काम था? रोमा, रितिका आप ये ड्रेस चेंज कर लीजिए, एक्चुअली हमारे ये जीन्स और शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनी जाती, तो तुम्हें सूट से ही काम चलाना होगा। रितिका कोई प्रॉब्लम नहीं है दी,
हर किसी के अपने नियम होते हैं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो उसे ड्रेस लेकर कहती है, मैं आती हूँ चेंज करके। रोमा अन्नू को उठा ही रही थी कि तभी आदित्य आता है और कहता है, रोमा तू कॉलेज के लिए रेडी हो जा, मैं अन्नू को रेडी कर दूंगा। रोमा जी भाई, और वो अपने रूम में चली जाती है। आदित्य अन्नू के पास आकर कहता है, उठ जाओ प्रिंसेस, स्कूल का टाइम हो रहा है। अन्नू कसमसाते हुए उठती है और आदित्य के गले लगकर कहती है, गुड मॉर्निंग पापा। अचानक से उसे रितिका का ध्यान आता है। वो कहती है, पापा मम्मा कहाँ हैं? वो रात को यहीं तो थी। और वो उसे ढूंढने लगती है। आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही आवाज आती है, मैं यहीं हूँ प्रिंसेस। आदित्य मुड़कर देखता है तो उसकी नज़र वहीं ठहर जाती है। वहाँ रितिका खड़ी थी, जिसने लाइट पर्पल कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था। उसने बालों का बन बना रखा था। खिड़की से आती रोशनी में उसकी आंखें अलग ही चमक रही थी। उसका दूध सा गोरा रंग हल्का लाल था। उसकी नज़र जब आदित्य पर जाती है तो वो उसे देखकर अपनी नजरें हटा लेती है। अन्नू जब उसे देखती है तो भागकर उसके गले लग जाती है और कहती है, मम्मा आज आप और पापा दोनों मुझे स्कूल के लिए रेडी करेंगे। रितिका उसे गोद में उठाकर कहती है, हाँ बिल्कुल चलो, आपको पहले ब्रश करवा देती हूँ। फिर वो उसे बाथरूम में ले जाकर ब्रश करवाकर नहला देती है और बाहर लेकर आती है। आदित्य उसकी ड्रेस निकाल कर उसे पहना देता है। फिर रितिका उसकी चोटी बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर कहती है, मम्मा आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चली गई ना? रितिका कहती है, हाँ बेटा। मैं वो तभी आदित्य कहता है, बिल्कुल चलेंगी। और वो उसे गोद में उठाकर कहता है, चलें पहले नाश्ता कर लें। अन्नू, यस पापा। फिर वो एक हाथ में रितिका का हाथ पकड़कर कहती है, चलो मम्मा। तीनों नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगते हैं। जब तीनों नीचे उतरते हैं तो सब उन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि वो तीनों बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। तीनों ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अन्नू रितिका की गोद में बैठी नाश्ता कर रही थी। हरमन जी कहते हैं, बेटा जी आपने तो कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ जूस और सैंडविच। रितिका, दार जी वो हम लोग लाइट नाश्ता ही करते हैं, इतना हैवी खाने की आदत नहीं है। अनिका जी, हाँ अब फिरंगन है तो यहाँ का सब इसे खराब और बेकार ही लगेगा। रितिका कहती है, बिल्कुल नहीं, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा हमें आदत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है या मुझे खराब लगेगा। उसकी बात सुनकर अनिका जी कुछ कहती, तभी कुलदीप जी उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद रितिका कहती है, मैं अब चलती हूँ दार जी। और वो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। और फिर वो बाकी सबसे मिलकर कहती है, सच में बहुत अच्छा परिवार है आपका। अन्नू, चले मम्मा, स्कूल को लेट हो रहा है। रितिका, हाँ चलो। फिर वो आदित्य के साथ अन्नू के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचकर अन्नू रितिका से कहती है, मम्मा आप बहुत अच्छी हो, आई लव यू। और वो उसके गाल पर किस कर देती है और उसके गले लग जाती है। रितिका की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि आज से पहले उसे इस तरह के रिश्ते का एहसास कभी नहीं हुआ था। वो कहती है, बेटा अब आप क्लास में जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। अनु दोनों को बाय करके क्लास की तरफ चली जाती है। आदित्य रितिका से कहता है, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। रितिका उसकी तरफ देखकर कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। और वो कैब बुक कर लेती है। आदित्य कहता है, देखिए जो भी हुआ उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। आई एम सॉरी, मैंने आपको कल कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी से करता हूँ तो वो अन्नू है। आपके मन में बेशक उसके लिए प्यार है, पर आप उसके साथ हमेशा तो नहीं रह सकती ना। जितना वो आपसे अटैचमेंट बढ़ाएगी उतना आगे जाकर उसे तकलीफ होगी। रितिका कहती है, मैं आपके सेंटीमेंट समझती हूँ आदित्य जी, पर आपने कल जो कहा मुझे उससे बहुत हर्ट हुआ है। तब तक कैब आ जाती है। रितिका उसे एक नज़र देखकर वहां से चली जाती है। आदित्य भी एक गहरी सांस लेकर वहां से निकल जाता है। इसी तरह दिन बीत जाता है। अन्नू को आदित्य ने थोड़ा बहलाकर उसका ध्यान रितिका से हटा दिया था। पर कहते हैं ना, बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उसी तरह अन्नू भी रितिका को भूली नहीं थी। एक दो दिन बाद उसे रितिका की याद आने लगी, पर आदित्य ने उसे थोड़ा डांट दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर अन्नू को आज नहीं मना किया तो रितिका से मिलना उसकी आदत बन जाएगी। वो एक पिता की तरह से सही था, पर वो नहीं जानता था कि इसका क्या असर अन्नू पर पड़ा था। उस दिन के बाद अन्नू ने रितिका से मिलने के बारे में बात नहीं की थी और वो बिल्कुल चुप हो गई थी।
एक हफ्ते बाद ऑफिस में आदित्य और जीत डिस्कशन कर रहे थे, तभी घर से कॉल आता है। आदित्य पिक करते हुए कहता है, जी माँ बोलिए। सामने से घबराई हुई आवाज आती है, आदित्य, अनु। यह सुनते ही आदित्य जीत को होल्ड करने को बोलता है और कहता है, क्या हुआ माँ, आप घबराई हुई क्यों हैं? और क्या हुआ अनु को? आकृति जी, बेटा अन्नू स्कूल में नहीं है। शंभू उसे स्कूल लेने गया था, पर वो स्कूल के गेट से कहीं चली गई है। शंभू ने आसपास बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिल रही। वहीं आदित्य ने यह सुनकर वहीं जमसा गया। वो कहता है, माँ मैं ढूंढता हूँ, आप पापा और चाचू को भी खबर कर दीजिए। आकृति जी, मैंने उन्हें बता दिया है, वो भी अन्नू को ढूंढ रहे हैं। आदित्य जी, माँ मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। वो जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलता है। यह देखकर जीत भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। रितिका आज घर पर ही थी। अचानक से उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। वो कहती है, ये क्या हो रहा है? ये अजीब सा डर क्यों लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। तभी निशिका आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ रिट्स, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? रितिका, निशी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे मेरे किसी अपने के साथ कुछ बुरा होने वाला हो। निशिका कहती है, सब ठीक है रिट्स, तू बहुत ओवर थिंकिंग करने लगी है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, तेरा मन भी बहल जाएगा। रितिका, हाँ चल, पहले गुरुद्वारे होकर आते हैं, फिर कहीं और जाने का मन हुआ तो वहां भी हो आएंगे। वहीं शेरगिल फैमिली में सब अन्नू को ढूंढने में लगे हुए थे। आकृति जी का रो रो कर हाल बहुत खराब था। वो कहती हैं, बाबा जी क्यों इतनी परीक्षाएं ले रहे हो आप मेरे परिवार की? मेरी छोटी सी अन्नू ना जाने किस हाल में होगी। निर्मला जी उन्हें संभालते हुए कहती हैं, बेटा भाई गुरु पर भरोसा रखो, साड़ी अन्नू बिल्कुल ठीक होगी। आदित्य ढूंढ रहा है ना उसे। बाकी सभी उन्हें दिलासा देने लगते हैं। अनिका जी मन में, इस घर के ड्रामे खत्म ही नहीं होते। और वो नाटक करते हुए कहती हैं, दीदी अन्नू ठीक होगी, आप चिंता ना करो। वहीं आदित्य अन्नू को जगह जगह ढूंढ रहा था, पर अन्नू कहीं नहीं मिल रही थी। वो जीत को कहता है, जीत तुम कमिश्नर सर को फोन करो और पुलिस की हेल्प लो। जीत, जी सर। और वो उन्हें फोन लगाकर सारी सिचुएशन समझाता है। आदित्य कहता है, बाबा जी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने जो भी दिया उसे हंसी खुशी और दुख के साथ लिया है। प्लीज मुझे मेरी अन्नू तक पहुंचा दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। और वो फिर से अन्नू को ढूंढने लगता है। वहीं अन्नू स्कूल बैग लिए धीरे धीरे चल रही थी। वो कहती है, मैं अपनी मम्मा को आज ढूंढ कर ही रहूंगी। पापा मुझे मम्मा के पास नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए आज मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगी। वहीं रितिका गुरुद्वारे में बैठी अरदास कर रही थी, तभी वो एकदम से आंखें खोल लेती है और उसके मुंह से निकलता है अनु। निशिका यह सुनती है तो वो कहती है, क्या हुआ रेट्स? रितिका एकदम से उठते हुए कहती है, निस, कुछ तो है जो सही नहीं है। अन्नू, मुझे लग रहा है अन्नू ठीक नहीं है। निशिका कहती है, रिट्स, तू बहुत दिन से उसके बारे में सोच रही है, शायद इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। रितिका, नहीं अन्नू, मुझे उसके पास जाना है। और वो बाहर की ओर जाने लगती है। निशिका भी उसे आवाज देते हुए उसके पीछे जाने लगती है। रितिका कार में बैठते हुए कार स्टार्ट करती है। निशिका, रेट्स हम जा रहे हैं, पर तू रिलैक्स कर। रितिका कुछ नहीं कहती है और कंटिन्यू ड्राइव करने लगती है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है, क्योंकि वो क्रॉस रोड था। रितिका कहती है, बाबा जी अन्नू ठीक हो, मेरा मन कहता है कुछ तो है जो सही नहीं है। तभी उसकी नज़र सामने की ओर जाती है, जिसे देखकर रितिका आंखें बड़ी करके कहती है, अनु। निशिका उसकी बातें सुनकर सामने की ओर देखती है तो उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रितिका जल्दी से सीट बेल्ट खोलकर बाहर भागती है। वो जल्दी से भागते हुए रोड के दूसरे साइड आती है और अन्नू को पकड़ लेती है और अपनी साइड खींच लेती है, जिससे वो दोनों साइड में गिर जाते हैं। रितिका ने अन्नू को कसकर अपनी बाहों में ले रखा था। उसने इस तरह से पकड़ा था कि अन्नू को चोट नहीं आई थी, पर रितिका को हाथ और पैर पर चोट आई थी। दरअसल रितिका ने देखा था कि अन्नू रोड पार कर रही थी, पर अचानक से एक गाड़ी उसकी तरफ दूसरी साइड से आ रही थी। अन्नू का इस पर ध्यान नहीं था, वो ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। रितिका ने जैसे ही देखा, वो जल्दी से उसके पास पहुंच गई और उसे बचा लिया। निशिका भी सिग्नल क्लियर होते ही कार लेकर उस साइड आती है। रितिका और अन्नू को देखकर वो जल्दी से उतर कर आती है और रितिका से अन्नू को लेकर खुद रितिका को उठाती है। तब तक कार वाला भी बाहर आ गया था। वो रितिका पर चिल्लाते हुए कहता है, अंधी हो क्या मैडम,
मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? और ये बच्ची आपकी है क्या? रितिका कहती है जी। तो वो आदमी कहता है, मैडम तो बच्चे का ध्यान रखना चाहिए ना, इस तरह रोड पर छोड़ता है कोई क्या? निशिका कुछ कहने वाली थी कि रितिका कहती है, माफ करना, आप जाइए, हम ध्यान रखेंगे। वो आदमी भी बड़बड़ाए हुए चला जाता है। रितिका भी अन्नू और निशिका के साथ कार की ओर बढ़ जाती है। रितिका कार के पास आकर अन्नू को कहती है, बेटा आपको लगी तो नहीं है ना? अन्नू जो बहुत डर गई थी, वो रितिका को गले लगाते हुए रोने लगती है और कहती है, मम्मा आई मिस यू। आप कहाँ चले गए थे? क्या आपको मेरी याद नहीं आई? रितिका उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, नहीं बेटा, मम्मा थोड़ा काम में बिजी थी, इसलिए आपसे मिलने नहीं आई। पर बेटा, आप इस तरह से यहाँ पर, और पापा को पता है क्या? अनु, नहीं मम्मा, मैं तो स्कूल से सीधा बाहर निकल गई थी क्योंकि मुझे आपको ढूंढना था। रितिका निशिका से कहती है कि हमें आदित्य जी को बताना होगा, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। वो आदित्य को फोन लगाती है पर वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। रितिका, एक काम करते हैं, हम आदित्य जी के घर चलते हैं, वो लोग शायद इसे ढूंढने में बिजी होंगे, इसलिए आदित्य जी मेरा फोन पिक नहीं करते हैं। निशिका, हाँ तू ठीक कह रही है, एक काम कर, तू बैठ, मैं ड्राइव करती हूँ। और वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। रितिका भी अनु को अपने साथ पीछे बैठा लेती है। वो तीनों आदित्य के घर की ओर चल देते हैं। वहीं आदित्य अन्नू को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। वो थक हार कर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो विभा, मैं ना तुम्हारा ध्यान रख पाया और ना हमारी अन्नू का। पता नहीं वो कहाँ होगी। जीत आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सर डोंट वरी, अन्नू मिल जाएगी। पुलिस उसे ढूंढ रही है और हम भी तो ढूंढ रहे हैं ना, प्लीज आप हिम्मत मत हारिए। आदित्य केवल हाँ में गर्दन हिलाकर उठता है। जीत भी उठ रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। वो देखता है कि फोन आदित्य के घर से था। वो फोन उठाते हुए कहता है, हेलो। तभी सामने से रोमा की आवाज आती है, हेलो जीत जी, अन्नू मिल गई है, आप लोग जल्दी से घर आ जाइए। यह सुनकर जीत खुशी से कहता है, हम अभी आते हैं। और वो फोन काटते हुए कहता है, सर अन्नू मिल गई है, रोमा जी का फोन आया था। यह सुनते ही आदित्य का बुझा हुआ चेहरा फिर से खिल जाता है। वो जल्दी से आगे बढ़ने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग घर पर थे। आदित्य जल्दी से घर के अंदर जाकर देखता है तो उसे हॉल में सब दिखाई देते हैं सिवाय अन्नू के। वो आकृति जी के पास जाकर कहता है, माँ अन्नू कहाँ है? यह सुनकर वो कहती है, बेटा अपने रूम में है, तू मिल ले जाकर। आदित्य जल्दी से रूम की तरफ भागता है। उसका ध्यान हॉल में बैठी निशिका पर भी नहीं जाता। वो रूम में जाकर देखता है कि अन्नू बेड पर सो रही थी और उसके पास एक लड़की बैठी थी जिसकी तरफ उसकी पीठ थी। वो अन्नू के पास जाकर जैसे ही देखता है, वो हैरानी से कहता है, आप यहाँ? यह सुनकर रितिका मुड़ते हुए आदित्य के होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करती है। फिर वो धीरे से अन्नू के हाथ से खुद का हाथ छुड़ाकर आदित्य को साइड आने का इशारा करती है। आदित्य उसके कहने के मुताबिक उसके साइड आ जाता है। आदित्य कहता है, आप यहाँ और अन्नू आपके साथ कैसे? रितिका उसे कहती है, वो मैं गुरुद्वारे से वापस आ रही थी। और फिर उसे सारी कहानी बता देती है। आदित्य जैसे ही ये सुनता है, उसकी आंखें भर आती हैं और वो कैसे ही खुद को कंट्रोल करके कहता है, थैंक यू सो मच रितिका जी। और वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, आप नहीं जानती हैं आपने मेरे लिए क्या किया है। मेरी अन्नू मेरी जान है। आज अगर उसे कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाता। रितिका उसके हाथ पकड़कर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ये सब मत कीजिए और आप अन्नू के साथ बैठिए, मैं चलती हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। और वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य की आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वो निकल आते हैं। वो अन्नू के पास बैठकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, पापा बुरे हैं ना, आपका ध्यान भी नहीं रख पाए। वहीं रितिका और निशिका भी अपने फ्लैट के लिए निकल जाती हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचती हैं, एक प्रॉब्लम उनका वेट कर रही थी। वो देखती हैं कि वहां एक कपल के साथ उनका ब्रोकर खड़ा था जिन्होंने उसे फ्लैट दिखाया था। वो उन्हें देखकर कहती है, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? ब्रोकर कहता है, मैडम वो कुछ कहता उससे पहले ही वहां खड़ी औरत कहती है, तुम चुप करो, मैं बात करती हूँ। वो कहती है, मैडम बात यह है कि यह है हमारा फ्लैट, इन्होंने आपको झूठ बोला है कि यह फ्लैट बिकाऊ था, जबकि हम लोग सिर्फ एक साल भर के लिए बाहर गए थे। यह देखो कागज। और वो उसे फ्लैट के पेपर दिखाती हुई
जिसमें साफ लिखा था कि यह फ्लैट उनका ही था। यह सुनकर और देखकर रितिका उस ब्रोकर से कहती है, ये क्या कह रही हैं? क्या यह सच है? वो ब्रोकर नजरें नीचे करके कहता है, जी मैडम, ये इनका ही फ्लैट है। निशिका यह सुनकर गुस्से में उससे कहने लगती है, ओ तो झूठ बोलकर हमसे आपने पैसे लिए, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अरे भाई, पेमेंट दी है हमने, ये हमारा फ्लैट है। यह सुनकर वो औरत कहती है, ओए कुड़ी, ये मेरा घर है, तुम दोनों अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। पैसे दिए हैं तुम दोनों ने इसको, तो इससे निपटो आप, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। यह सुनकर रितिका कहती है, देखिए अभी इस वक्त हमें कोई जगह नहीं मिलेगी, आप हमें कुछ दिन दीजिए, हम कोई और फ्लैट देखकर आपका फ्लैट खाली कर देंगे। पर वो औरत कहती है, देखो तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे कोई मसले नहीं चाहिए। रितिका निशिका से कहती है, निशी ये नहीं मानेगी, अभी पहले हम यहाँ से सामान लेते हैं अपना, फिर कुछ सोचते हैं। और वो दोनों फ्लैट के अंदर से अपना सामान लेकर बाहर आ जाती हैं। रितिका उस ब्रोकर को कहती है, आप हमारा जितना भी एडवांस अमाउंट है वापस दे दीजिए, आप जैसे आदमी की कोई हेल्प नहीं चाहिए हमें, और कल सुबह तक मुझे मेरी पेमेंट वापस चाहिए। और वो अपना सामान लेकर नीचे की ओर चले जाते हैं। वो कार में बैठ ही रहे थे कि उन्हें कोई आवाज़ देता है, जिसे सुनकर दोनों मुड़कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।